हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस। दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस का जन्म हुआ ही इस वजह से है कि हम ज्योतिष की दुनिया से जो मिस्ट्रीज हैं, जो मिथ्स हैं, हम उनको क्लियर करें ताकि आपके लिए ज्योतिष एक्चुअल में सिंप्लीफाइड या सरल हो जाए। दोस्तों, आजकल जो प्रिवेलिंग एस्ट्रोलॉजी है ये मिथ से सराउंड हुई ना तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, और जितनी नॉलेज भी आपको मिल रही है वो किस माध्यम से मिल रही है। या तो जब भी आप टीवी का कोई भी चैनल खोलते हैं, कोई ना कोई ज्योतिषी महोदय तुरंत आपको रोज के ज्योतिष के बारे में, रोज की प्रेडिक्शंस के बारे में, या जब भी कोई ट्रांजिट आती है, जैसे कि अब जुपिटर यानी बृहस्पति की ट्रांजिट आ रही है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं कि फला राशि में ये अच्छा होगा, फला राशि में ये बुरा होगा। अब ये जो अगला आने वाला पीरियड है ये आपके लिए बुरा है, बहुत बुरा है, इसके लिए ये उपाय करने हैं। आप घबरा जाते हो और घबरा के आप इंफॉर्मेशन का दूसरा सोर्स दैट इज़ यूट्यूब, आप यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे भी हमारे जो फेलो कोलीग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी इसी तरह ट्रांजिट वीडियोस डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑन एवरी चैनल यू विल फाइंड जुपिटर ट्रांजिट वीडियो। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इज द हाई टाइम फॉर मी टू क्लियर द मिथ रिगार्डिंग एनी ट्रांजिट। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि वेदर, गोचर और ट्रांजिट creates any impression on one's horoscope or it is a myth। आज हम ये जानेंगे कि गोचर क्या एक्चुअल में कोई प्रभाव डालता है। दोस्तों, जैसे ये एक सैंपल राशि चार्ट मैंने आपके लिए दिखाया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि जुपिटर कहाँ पर है। दोस्तों, जुपिटर इसमें ये पड़ा है, दैट इज इन थर्ड हाउस हैविंग 9th हाउस एनर्जीज। अगर हम इसकी ट्रांजिट को देखेंगे तो ट्रांजिट, जैसे ही हम ट्रांजिट चार्ट को खोलते हैं तो जुपिटर दोस्तों कहाँ चला गया, जुपिटर रेट्रो होके छठे घर में चला गया। सो दोस्तों, यहाँ से कुछ मिस्ट्री आपको समझ में आएगी कि जब भी गोचर होता है तो गोचर किसी न किसी राशि में होता है। आजकल दोस्तों जुपिटर छठे घर यानी कि कन्या राशि या वर्गो राशि में गोचर कर रहा है, और ये गोचर दोस्तों शुरू हुआ था पिछले साल 11 अगस्त से। 11 अगस्त 2016 से ये गोचर जुपिटर का कन्या राशि यानी कि वर्गो में आया था, और ये खत्म होगा 12 सितंबर 2017। इसके बीच में ये रेट्रो मोशन भी देगा, कुछ पीरियड के लिए जुपिटर स्टेशनरी भी होगा। सो दोस्तों, अब गोचर हो रहा है, जैसे यहाँ से जाकर ये पहुँचेगा 7वें घर में। अब छठे घर में इसके इफेक्ट्स क्या हैं, जब 7वें में जाएगा या इन बिटवीन जो ये प्रोसेस है छठे से 7वें के बीच में, जैसे आजकल ये रेट्रो है, जो ये आज की मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ, ये ट्रांजिट, ये आज के ट्रांजिट में दिस इज रेट्रो, और आगे जाकर इसने फिर इन डायरेक्ट मोशन में चले जाना है, और डायरेक्ट मोशन में जाकर ये प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा, प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा, ये सब चीज़ें दोस्तों अब हम वीडियो के माध्यम से आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, उसी कड़ी में अब हम ये जानेंगे कि ट्रांजिट्स को देखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। अगर हम जान लेंगे, समझ लेंगे तो हमें एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, ये एक टेबल है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि हमने अगर ट्रांजिट्स को देखना है तो कैसे देखना है। दोस्तों, टेबल ये बताता है दैट
Various planets give results while transiting the following places counting from the moon. आपने चंद्रमा से जितने प्लेसेस भी इसमें लिखे गए हैं आप उतने प्लेसेस आगे जाकर उसको काउंट करिए, और ये चंद्रमा से आपने काउंट करना है, सूर्य से आपने काउंट नहीं करना। इसमें यह बताया गया है कि अगर चंद्रमा से जो हाउसेस जो प्लैनेट्स जिस टेबल के हिसाब से जैसे बताए गए हैं वैसे अगर आप देखोगे तो आपको उन हाउसेस में गोचर यानी कि ट्रांजिट के रिजल्ट्स आपने देखने हैं। अगर आपने सन के ट्रांजिट के रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको मून से 3rd, 6th, 10th एंड 11th हाउस देखना होगा, और चंद्रमा की ट्रांजिट देखनी है तो आपने 1st, 3rd, 6th, 7th, 10th एंड 11th देखना होगा, और अगर मंगल की देखनी है तो 3rd, 6th एंड 11th देखना होगा। मरकुरी को देखना है तो आपने 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th एंड 11th हाउस देखना होगा। और जुपिटर जिसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है, और जुपिटर की ट्रांजिट को दोस्तों आपने देखना है तो आपने मून से 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस आपने देखना है। वीनस के लिए काफी लंबी लिस्ट है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, 11th एंड 12th। शनि महाराज के लिए 3rd, 6th एंड 11th। राहु के लिए 3rd, 6th, 10th एंड 11th। केतु के लिए 3rd, 6th, 10th एंड 11th। दोस्तों ये टेबल आप एक बार नोट कर लें अच्छी तरह। ये आज मैं वीडियो एक डिफरेंट स्टाइल से बना रहा हूं ताकि आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले। दोस्तों ये जो टेबल है ये मैं फल दीपिका, जो कि हमारे ज्योतिष की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शास्त्र है, उससे उठाकर आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आप नोट करें जिसमें यह बताया गया है कि अगर जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है वेरियस हाउसेस में, आपने सबसे पहले ये तो आप जान ही लिया कि आपने जब भी ट्रांजिट देखनी है आपने चंद्रमा से उतने हाउसेस आगे देखनी है, ये बात क्लियर हो गई। और जब आपने हाउसेस को बिल्कुल पिन पॉइंट कर लिया तब उसके बाद आपने कैसे जानना है कि जो ट्रांजिट आ रही है उससे कैसे रिजल्ट्स देखे जाएंगे, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब गोचर जो इस समय है, जुपिटर की गोचर दोस्तों चल रही है 6th हाउस में। ये आपने देख लिया, ये चल रही है 6th हाउस में। सो दोस्तों 6th हाउस क्या बताता है? 6th हाउस ये बताता है कि यहां से हमें एनिमीज से ट्रबल्स देखनी है, क्योंकि दोस्तों ये छठे घर का आप कोडवर्ड याद रख लें, रोग, ऋण, शत्रु या हाउस ऑफ कंपटीशन, यहां से कंपटीशन भी देखा जाता है। तो कुछ ना कुछ चीजें दोस्तों ये वही हैं, ये जैसे कि दुश्मनों से ट्रबल आएगी, उसके बाद में कजन से ट्रबल आएगी क्योंकि ये मैटरनल रिलेटिव्स का हाउस है, उसके बाद में बीमारियां आएंगी, साथ ही में कंपटीशन बढ़ जाएगा। दोस्तों इस पीरियड में जिनके लोन्स हैं वो लोन्स बढ़ जाएंगे या लोन्स वो चुका नहीं पाएंगे। ये दोस्तों क्यों होगा? इसके पीछे भी रीजन है, और आप इस चीज को जानते हैं कि मैं कोई भी बात बिना रीजन के नहीं करता। दोस्तों ये पॉइंट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जुपिटर का एक नेचुरल बेसिक स्वभाव है, और वो स्वभाव क्या है? वो स्वभाव है उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को एक्सपेंड करना या एनहांस करना, ये जुपिटर का स्वभाव है। अगर जुपिटर 6th हाउस में है तो क्या चीज एनहांस हो जाएगी? ट्रबल फ्रॉम एनिमीज, ट्रबल फ्रॉम मैटरनल कजन्स, डिजीजेस बढ़ जाएंगी, लोन्स, डेट्स बढ़ जाएंगे, साथ ही में कंपटीशन बढ़ जाएगा। दोस्तों ये तो थी एक सिंपल, जैसे हम मतलब बात करते हैं कि हमने इस चीज को कैसे देखना है। तो इससे हम थोड़ा सा दोस्तों आगे चलेंगे, क्योंकि अब ये गोचर 7th हाउस में एंटर करेगा, यानी कि लिब्रा में एंटर करेगा। तो लिब्रा के बारे में क्या बताया गया है वो हम जानेंगे।
दोस्तों, अब आप नोट करें, अगर जुपिटर का गोचर 7th हाउस यानी कि लिब्रा में यानी कि तुला राशि में जब बृहस्पति महाराज आ जाएंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, 7th हाउस में अगर जुपिटर महाराज आ जाते हैं तो आप सबसे पहले एक हॉरोस्कोप ड्रॉ करिए। हॉरोस्कोप में ड्रॉ करके 7th हाउस को आप असेंडेंट बना लीजिए। आपको बहुत आसान तरीका मैं समझा देता हूं गोचर के इफेक्ट्स जानने का। तो जब आपने हॉरोस्कोप में 7 नंबर को असेंडेंट हाउस बना लिया यानी कि आपने लिब्रा राशि का हॉरोस्कोप बना लिया, तो क्या चीज अब जुपिटर वहां पे गोचर करने आ गए तो क्या चीज दोस्तों बढ़ेगी। सबसे पहले क्या बढ़ेगा दोस्तों, जर्नी फॉर एन ऑस्पिशियस वर्क यानी कि टूर्स, ट्रेवल्स, मगर उसकी जो मोटिव है या मंशा है वो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों की ओर होगी, यानी कि रिलीजियस जर्नीज आपकी बढ़ जाएंगी। अच्छे कामों के लिए आपका टूर एंड ट्रेवल बढ़ जाएगा। वाइफ के साथ हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये क्यों है, क्योंकि 7th हाउस नेचुरल स्पाउस का हाउस है। अब एक्विजिशन ऑफ चिल्ड्रन, जब वाइफ के साथ हैप्पीनेस बढ़ गई तो दोस्तों चिल्ड्रन के आने की संभावना बढ़ जाती है। और जुपिटर क्योंकि जीव कारक यानी कि बच्चे का कारक है, इसलिए एक्विजिशन ऑफ चिल्ड्रन ये बताया गया है। दोस्तों, अब ये टेबल आप पूरा नोट कर लें। अब इस टेबल को आपने अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों, गोचर करके बृहस्पति यानी जुपिटर 7th हाउस में आ गए, तो आपने ये 7th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो पॉइंट्स आपको इस टेबल में दिए गए हैं, आपने उनको कुछ नहीं, सिर्फ आपने उनको एक्सपेंड करना है। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जुपिटर के कारक बताए थे, 7th हाउस के कारक बताए थे, जो जो चीजें 7th हाउस में हो सकती हैं, जो जो जुपिटर कर सकते हैं, उनको सबको आपने एक एक करके दोबारा देखना है, दोबारा नोट करना है। और वो सारी चीजें 7th हाउस के गोचर होने के बाद वो दोस्तों बढ़ जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। और उसके बाद आपने कैसे देखना है, अगर ये तो हुआ 7th हाउस यानी कि जब हमने वर्गों में मतलब हम चले गए। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे हमने राशि आगे बढ़ाते जाना है, हमने उल्टी तरफ को हम चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट हाउस हमने क्या देखना होगा, आपने नेक्स्ट हाउस में 6th हाउस को देखना होगा, वो 1st हाउस दोस्तों बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह आप उस हाउस को यानी कि उस राशि को आप असेंडेंट बनाते जाइए और इस टेबल को अप्लाई करते जाइए, तो आपको गोचर के रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में प्रोग्रेस कर चुके हैं, थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, उनके लिए तो इस टेबल के साथ गोचर को आगे एक्सपेंड करना, उसको आगे डिटेलिंग करनी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आप गोचर के फंडामेंटल्स को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। मगर दोस्तों, गोचर देखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं और एक दो क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं, जो क्वेश्चंस शायद अभी तक अच्छे ढंग से आंसर नहीं किए गए। इसी वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिष में हमें मिस्ट्रीज दिखती हैं, और जब हम क्वेश्चंस के आंसर को स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, हम आगे भागने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों रिजल्ट कई बार अच्छा नहीं मिलता। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर किसी भी हॉरोस्कोप में हमने प्रेडिक्शन करनी है तो कैसे करनी है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं प्रेडिक्शन करने के। दोस्तों सबसे पहले टूल है हमारे पास हॉरोस्कोप, जो वैदिक टाइमों से ऋषियों ने बनाकर भेजा। तो अब हॉरोस्कोप फर्स्ट टूल है, मगर इस टूल में भी अगर हम एक टेबल बना लें जिसमें हम पॉइंट्स दें
कि कौन सा टूल हमारे लिए कितना अच्छा है, कितने अच्छे ढंग से हमें एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने में काम आएगा। तो उस टेबल पे आप पॉइंट्स भी दोस्तों नोट करते चलें। आज मैं आपको बहुत सीक्रेट्स बताने वाला हूं एस्ट्रोलॉजी के, और जो सीक्रेट्स आपको दोस्तों बुक्स में नहीं मिलेंगे, और अगर आप उनको ढूंढ पाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था कि एक पॉइंट टेबल बना लें, टूल्स एक तरफ लिख लें। सबसे पहला टूल है हमारे पास हॉरोस्कोप। अब दोस्तों, हॉरोस्कोप में कैसे देखा जा सकता है, वो चीजें मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं, मगर कौन सा हॉरोस्कोप आपने देखना है और कौन सा हॉरोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास होता है राशि चार्ट, यानी कि जिसको हम असेंडेंट चार्ट कहते हैं, या जिसको इंग्लिश में D1, जिसको फर्स्ट डिविजनल चार्ट बोला जाता है। दोस्तों, एक ये चार्ट है, उसके बाद फिर दूसरी डिविजन्स आ जाती हैं, जैसे D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, और ये D60 तक दोस्तों इसी तरह जाती है। मगर क्या ये सारे के सारे डिविजनल चार्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन करने में? दोस्तों नहीं। वैदिक शास्त्रों में ही इनके बारे में पॉइंट्स बताए गए हैं, और वो पॉइंट्स क्या बताए गए हैं कि जो राशि चार्ट है, यानी कि जो D1 चार्ट है, अगर हम 10 पॉइंट्स दोस्तों लेते हैं तो 10 में से राशि चार्ट को दोस्तों 3 नंबर दिए गए हैं, 3। उसके बाद D2, D3, D4 उनके बारे में कोई मेंशन नहीं है, D8 तक कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद में जो सेकंड प्रेफरेंस का ऑर्डर है दैट इज D9, यानी कि नवमांश, राशि का 9वां हिस्सा, नवम अंश, उसको नवमांश बोला जाता है या 9th डिविजनल चार्ट बोला जाता है। उसको दोस्तों 1 पॉइंट दिया गया। उसके बाद में जो लास्ट 60th चार्ट है, हालांकि आज तक तो 360 चार्ट्स तक भी रिसर्चर्स चले गए हैं, मगर हम बात वो करेंगे जो इजीली अवेलेबल हमारे पास नॉलेज है। तो D60 चार्ट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, दैट इज षष्टियांश, 60 पार्ट्स, 60 पार्ट एक राशि के, 60वां डिवीजन राशि चार्ट का, उसको दोस्तों वैदिक ज्योतिष में बहुत ही उच्च स्थान पे रखा गया है, और उसको 10 में से 5 पॉइंट्स दिए गए, 5 नंबर। अब आप दोस्तों देखो, 10 में से 5 D60 को, 3 D1 को और 1 D9 को, 5, 3, 8 और 1, 9। तो दोस्तों बाकी जितने डिविजनल चार्ट्स हैं उनको जस्ट 1 नंबर है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपने कहां पे स्ट्रेस डालकर देखना है। ये दोस्तों चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं इस वीडियो में, इसका रेलेवेंस जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट रेलेवेंस। सो इसके बाद अगर हमने दोस्तों प्रेडिक्शन करनी है, जो सेकंड टूल हमारे पास है वो क्या है? अब दोस्तों सिंपली कहा जाता है कि ये जो हॉरोस्कोप है, दिस इज अ प्लांट, और यू कैन से दिस इज ए ट्री, बट दिस प्लांट और ट्री इज विदाउट फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स कहां से आएंगे, फ्रूट्स कौन देगा, फ्रूट्स क्या हैं? दोस्तों ये अब आप सेकंड टूल नोट कर लें, दैट सेकंड टूल इज नक्षत्र। दोस्तों प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रास आर द फ्रूट्स ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, यानी जो फल मिलने हैं हमें दोस्तों वो नक्षत्रों से मिलने हैं। सो दोस्तों सेकंड टूल हमारे पास क्या आ गया, दैट इज नक्षत्र। सो दोस्तों कहीं ना कहीं अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि अगर फल नक्षत्रों से मिलने हैं तो गोचर का क्या रिजल्ट होगा, तो गोचर का कहां पे इफेक्ट आएगा? वो दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी, हैव पेशेंस, सब समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरा काम ही दोस्तों यही है, और एस्ट्रो इंटेलिजेंस का मोटिव ही यही है
कि हम आपको एस्ट्रोलॉजी की पूरी मिथ्स आपको क्लियर कर दें। सो दोस्तों, आपको कुछ थोड़ा सा समझ आ गया कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कैसे चलती है। अब दोस्तों, तीसरा टूल हमारे पास आता है जिसको हम एक कंबाइंड ब्रैकेट में रख सकते हैं, जिसमें कंजंक्शंस भी आ जाएंगी, जिसमें ऑस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे। इसको मैं एक कंबाइंड उसमें ब्रैकेट में रख दूंगा और डेफिनेटली इसके बिना हम प्रेडिक्टिव ज्योतिष में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट टूल जो इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों, वो क्या है? वो हमारे पास है, दैट इज दशा पीरियड। अब दोस्तों, दशा पीरियड है। दशा पीरियड क्या इंपैक्ट डालता है? दशा पीरियड से कैसे हम इवेंट्स, मतलब एक दूसरे के साथ उसका समन्वय बनाकर आपको इवेंट्स बता सकते हैं, ये हम अब जानेंगे। दोस्तों, दशा, सबसे इंपॉर्टेंट दशा जो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमें बताई गई है, वो है विंशोत्तरी दशा। हालांकि और काफी दशाएं भी अवेलेबल हैं, उसमें जैसे योगिनी दशा है, अष्टोत्तर दशा है, और काफी दशाएं हैं दोस्तों। हम उसकी बात नहीं करेंगे। विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा में दोस्तों एक होती है महादशा। अब महादशा दोस्तों, कोई भी प्लेनेट की जो महादशा चल रही है, अब उसको कैसे आपने देखना है, महादशा से आपने कैसे हॉरोस्कोप को जांचना है, ये भी आज एक सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट महादशा में हैं, आप अपना विंशोत्तरी दशा का टेबल खोल लीजिए। फर्स्ट दशा, अगर आप फर्स्ट दशा में हैं तो नेचुरल बात है, आयु आपकी थोड़ी होगी। मगर दोस्तों, जो फर्स्ट महादशा है, दैट इज एप्लीकेबल टू द फर्स्ट हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। फर्स्ट हाउस ऑफ होरोस्कोप, क्लियर कट। अब आप सेकंड महादशा में हो, देन योर सेकंड हाउस इज एक्टिव। थर्ड महादशा में हो, देन योर थर्ड हाउस इज एक्टिव। फोर्थ महादशा में हो तो आपका फोर्थ हाउस इज एक्टिव। साइमल्टेनियसली दोस्तों, बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया पे जो सेवंथ महादशा क्रॉस करके एट्थ में जाते हैं, और बहुत ही विरले ही हैं जो नाइन्थ महादशा में एंटर करते हैं। अब दोस्तों, महादशा, ये हमें, अब मैंने आपको क्लियरली समझा दिया और आशा करता हूं आप भी समझ गए होंगे कि महादशा को आपने कैसे रिलेट करना है हाउसेस के साथ, ये भी आप समझ गए। अब महादशा के साथ ही हमें छोटी सब दशाएं आती हैं, जैसे प्रत्यंतर दशा। उसके बाद अब तो बहुत आगे तक हम जाते हैं, सूक्ष्म दशा, मतलब बिल्कुल जिसको हम दशा का छोटे से छोटा पीरियड है, हम वहां तक भी पहुंचते हैं। ये दोस्तों जो सब दशाएं हैं, सब दशाएं भी हमें इवेंट्स को पिन पॉइंट करने में सहाय होती हैं, मगर उसमें आपने हमेशा वो रूल फॉलो करना ही करना है कि महादशा किस हाउस से रिलेट कर रही है। अब दोस्तों, आप काफी हद तक जीरो इन हो चुके हैं हाउ टू मेक प्रेडिक्शन, मगर अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज हाउ द ट्रांजिट्स वर्क्स, और डज इट वर्क और नॉट। क्या इसका इफेक्ट है या नहीं है, या सिर्फ ये बातें ही हैं। अब दोस्तों, एक जगह पे ये कहा गया है कि फल आपको नक्षत्रों से मिलेंगे, और दूसरी तरफ आगे बढ़ते 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 हम गोचर तक भी पहुंच गए। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी थोड़ा सा क्लाउड बन गया होगा, गुम गए आप। दोस्तों, सब गुमते हैं, सबको ये कंफ्यूजन आती हैं। इसीलिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट सिंपल, मगर अगर आप सिस्टेमेटिक अप्रोच से काम करेंगे तो हर चीज बहुत आसान है। जैसे मैं बोल रहा हूं एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, आप भी थोड़ी देर बाद यही कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, वेरी सिंपल।
मगर वी हैव टू फॉलो द सिस्टेमेटिक पैटर्न। अब दोस्तों बात कर रहे थे हम गोचर की, क्या गोचर असल में रिजल्ट देते हैं या नहीं। दोस्तों रिजल्ट तो है गोचर का, मगर यहां पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स गलती करते हैं गोचर के बारे में, क्योंकि जो दोस्तों ये जो टेलर मेड टीवी के ऊपर वीडियोस आती हैं, या जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब के ऊपर भी टेलर मेड वीडियोस डाल देते हैं कि फला हाउस में गोचर हुआ तो उसका इफेक्ट ये होगा, फला हाउस में हुआ तो इसका इफेक्ट ये होगा। मगर दोस्तों एक चीज है, जब भी ऐसी वीडियो बने तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि उस गोचर का इफेक्ट उस हाउस में कितना है, क्योंकि जब तक हम एक्सटेंट ऑफ रिजल्ट नहीं बता पाएंगे तब तक हम कहीं ना कहीं जो हम मुंह से बोल रहे हैं वो हम गलती कर रहे हैं, किसी के जीवन के बारे में हम गलत प्रेडिक्शन दे रहे हैं। और दोस्तों किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपने कर्म कभी खराब नहीं करने। मैं हाथ जोड़ के एस्ट्रोलॉजर दोस्तों से बार बार विनती करता हूं कि कभी भी अधूरी नॉलेज किसी को मत दीजिए। जब भी दीजिए कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, वीडियो लंबी होती है होने दो, मगर दोस्तों जब आप नॉलेज बांटने ही जा रहे हो तो फिर उसमें कंजूसी क्यों करते हो? वाई टू बिकम ए माइजर? तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप मेरे इस छोटे से पॉइंट को समझ गए होंगे, और ये भी आशा है मेरी कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फेलो एस्ट्रोलॉजर्स कुछ इसी तरह की एजुकेटिव वीडियोस डालेंगे। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं कुछ रिसर्च एस्ट्रोलॉजर्स को आज की वीडियो के माध्यम से, लाइक डॉक्टर बीवी रमन, प्रोफेसर के.एन. राव, डॉक्टर अर्जुन पाए, सुनील जॉन ऑफ सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी, कपिल ऑफ KRS, विक डिकारा, ईव मेंडोजा। ये दोस्तों कुछ थोड़े से नाम मैंने लिए, और आज के मेरे कंटेम्परेरी डॉक्टर धर्मेश भाई मेहता। दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही ऑथेंटिक एजुकेटिव वीडियोस डाली हैं। इन्होंने कुछ छुपाने का प्रयास नहीं किया, आपको दिल से एस्ट्रोलॉजी सिखाई है। और दोस्तों उसी ट्रेडिशन को मैं भी फॉलो करता हूं। कोशिश मेरी भी यही होती है कि मैं अपने इन सीनियर्स के पद चिन्हों पर चलता हुआ आपको ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज आपको दे पाऊं, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को सही ढंग से समझकर उसका इस्तेमाल कर सको। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गोचर की। दोस्तों गोचर का इफेक्ट है, मगर सिस्टेमेटिक तरीके से अगर आप उस इफेक्ट को देखोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे, फिर उसका रिजल्ट होगा। ब्लाइंडली ये कह देना कि जी इस साल में गोचर इस घर से उस घर में जा रहा है तो ये रिजल्ट्स होंगे ही होंगे, दोस्तों ऐसे नहीं है। ये क्यों मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे नहीं है, अब मैं आपको एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अब एग्जाम्पल क्या है, एक हाउस में दोस्तों पर्टिकुलर, जैसे जुपिटर की ही बात हो रही है। पहली बात, जुपिटर दोस्तों बड़ा ही बहुत वीक डिग्री में है, उसकी डिग्री बहुत कम है, 3-4 डिग्री या 28-29 डिग्री, 29 तो छोड़ दो, 27-28 डिग्री। उसके बाद उसके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट्स की ऑस्पेक्ट भी है। सो दोस्तों जुपिटर पहले ही बहुत कमजोर हो गया, और जुपिटर की पोजीशन एनिमी हाउस में है, वो और कमजोर हो गया। अब इतना कमजोर जुपिटर, अब गोचर दोस्तों आ भी जाए, जब प्लैनेट एक्चुअल में
या उस प्लेनेट का नक्षत्र एक्चुअल में कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, तो हाउ कैन वी से that this transit is going to give 100% full results according to transit? So दोस्तों, apply your reasoning, apply your brain before speaking. Predictions दोस्तों हम किसी के बारे में कर रहे हैं, देखने में लगता है कि it is a very easy step, easy thing to do, but दोस्तों it is a very serious thing to do. क्यों? हम किसी के जीवन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एज ए डॉक्टर, जैसे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, अगर हम पेशेंट के साथ गलती कर लेंगे तो दोस्तों दोबारा आपको उसको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, अगर आप ये ही मोटिव बना के एज ए डॉक्टर आप एस्ट्रोलॉजी को चलोगे तो जीवन में आपका बोलने का तरीका भी बदल जाएगा और आप बोलने से पहले बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत सोचोगे, उसके बाद बोलोगे। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ मेरा प्रयास सफल हुआ होगा कि मैं आपको ट्रांजिट या गोचर के बारे में कुछ समझा पाया होगा। दोस्तों, दिस इज नॉट माय टेलर मेड वीडियो कि जी इस हाउस में जुपिटर महाराज चले गए हैं तो ये इफेक्ट होगा, इस हाउस में चले गए हैं तो ये इफेक्ट होगा। दोस्तों, इट इज नॉट लाइक दिस। मैं बार बार स्ट्रेस दे के इस बात को बोलता हूं, इट इज नॉट लाइक दिस। जब भी आपने गोचर को देखना है, पहली बात तो दोस्तों, गोचर का जो इंपैक्ट है वो छोटे इवेंट्स में है, बड़े इवेंट्स में दोस्तों नहीं है। क्योंकि बड़े रिजल्ट्स तो दोस्तों जो हैं वो आपके लाइफ के एक तरीके से, जब आपका एक प्लेनेट परमानेंटली पोजीशन हो गया एक हाउस में और उसका जो नक्षत्र है वो परमानेंटली पोजीशन हो गया उस हाउस में, तो दोस्तों इवेंट्स तो उन्होंने दशा के साथ मिलकर पहले ही आपको दे दिए, बता दिए। अब गोचर ने सिर्फ करना क्या है, जैसे हम कहते हैं ये छोटा सा विटामिन टॉनिक है जो उस हाउस में उस पड़े हुए प्लेनेट को, अगर वो वीक भी है तो उसको थोड़ी सी एनर्जी दोस्तों गोचर से मिल जाएगी, वो थोड़ा सा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है गोचर। गोचर ऑल इंपॉर्टेंट 100% प्रेडिक्शन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ थोड़ा सा, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का छोटा सा 1 ml का हमने इंजेक्शन दे दिया। दिस इज व्हाट गोचर इज। सो दोस्तों, गोचर से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बताए गए गोचर के रिजल्ट्स को ही सोचे जाना कि लो जी अब गोचर आ गया जुपिटर का, अब तो मेरा भला ही भला है। दोस्तों, शायद आपकी आशाएं पूरी ना हो और उसके चांसेस हैं हमेशा। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि गोचर के बारे में बोलने से पहले बहुत सोच कर बोला जाए। रिजल्ट्स हॉरोस्कोप के हिसाब से गोचर को बीच में एम्बेड करके तब रिजल्ट बनाए जाएं तो दोस्तों फिर सोने पे सुहागा होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि गोचर के बारे में जो मिथ्स थी, जो मिस्ट्रीज थी, आप समझे होंगे। आप गोचर को कैसे अप्लाई करना है, ट्रांजिट को कैसे अप्लाई करना है, आप समझ गए होंगे। या किन अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स या किन अच्छे रिसर्चर्स को आपने देखना है, ये भी आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे एस्ट्रो इंटेलिजेंस के माध्यम से। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है एस्ट्रो इंटेलिजेंस, उसके ऊपर जाएं, उसके ऊपर कमेंट करें। और अगर आप किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं, कोशिश करेंगे कि हम आपकी आशा पे पूरा उतरेंगे। धन्यवाद दोस्तों।